नमस्कार, स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जहां पर दिन की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण हम करते हैं। साथ ही आपको बताते हैं वो कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर खास नजर आपकी भी रहनी चाहिए। तो इन 4 बड़ी खबरों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, पहली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बागपत की पहली खबर है, जहां पर एक महिला ने अपने इश्क के लिए पति को जिंदा जला दिया। क्या है ये पूरा मामला, आगे आप जानिएगा। दूसरी खबर पुणे से है। यहां पर हाई प्रोफाइल केतन मर्डर केस से जुड़ा हुआ अपडेट निकल कर आया है, जहां पर पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। और तीसरी खबर अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामले की है। राम मंदिर चोरी, चंदा चोरी से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें अब पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है और मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस यहां पर जुटी हुई है। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है वो आप देखिएगा। चौथी खबर मुंबई से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस में जहरीले कैप्सूल की साजिश पर इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आरोपी ने इस साजिश को रचा और उसका विदेशी कनेक्शन भी यहां पर सामने आया है। तो इन 4 बड़ी खबरों पर तो बात करेंगे, इसके अलावा और भी क्या बड़ी खबरें हैं आज की वो भी आप यहां पर जानिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पर दिखाते हैं वो 4 ऐसी तस्वीरें जो काफी सुर्खियों में रही हैं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। पहली तस्वीर है वो कुवैत से सामने आई। कुवैत में ईरान का हमला हुआ है और उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई, जहां पर धमाका होता है और दूर तक आग का गुबार यहां पर देखने को मिलता है। ये अमेरिकी सैन्य बेस था जिसको निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को यहां पर रोका, लेकिन उसके बाद भी एक मिसाइल नीचे जा गिरती है और उसके बाद यहां पर बड़ा तेज धमाका होता है। अब जरा ताइवान की तस्वीर आप देखिए। यहां पर बारिश और बाढ़ इस कदर हुई है कि हालात लोगों के लिए यहां पर एकदम त्राहिमाम वाले हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ के पानी से सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है और अब तक 2 लोगों की मौत की खबर भी यहां से आई। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लोनी में प्रशासन का अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है और यहां पर आप देखिए ट्रॉनिका सिटी है, जहां पर यह बुलडोजर चला है। दरअसल अवैध निर्माण को यहां पर हटाया जा रहा है और उसी सिलसिले में यह कार्रवाई यहां पर की गई है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से आप देखिए। यहाँ पर इस तस्वीर में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक चलती हुई स्कूल वैन का दरवाजा खुलता है और बच्चे सड़क पर गिर जाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक भी चल रहा है सड़क पर और गनीमत ये रही कि जो लोग हैं वो तुरंत यहाँ पर आते हैं इन बच्चों की मदद के लिए। स्कूल वैन यहाँ पर आगे बढ़ रही थी और पीछे का दरवाजा खुलता है और तेजी से ये 4 बच्चे इस वैन से बाहर गिर पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर पटना से सबसे पहले आप देखिए। पटना में राबड़ी देवी के घर 10 सरकुरा रोड से अब सामान शिफ्ट होना शुरू हो गया है। 2 छोटे ट्रक से फर्नीचर, एसी और दूसरे सामान को यहां पर शिफ्ट किया गया है। नए कौटिल्य नगर वाले घर पर यह सामान लाया जा रहा है। इस घर की शिफ्टिंग को लेकर काफी सियासत बिहार में हुई थी। राबड़ी देवी इस घर को खाली करने को तैयार नहीं थी। दूसरा घर उनको अलॉट यहां पर हुआ था, लेकिन इस सब को लेकर काफी राजनीति यहां पर चल रही थी, क्योंकि दशकों से ये एक एड्रेस रहा है लालू परिवार का। अब नए घर में इनको यहां पर शिफ्ट होना था, तो आखिरकार सामान यहां पर शिफ्ट हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जो गाड़ियों से दूसरे घर में इस सामान को, जो घर का सामान था, उसको ले जाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बागपत में बहुत बड़ी वारदात हुई है। पत्नी ने पति को जिंदा जला डाला है। प्रेमी संग मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। आखिर क्यों ऐसा यहां पर किया गया, यह जाहिर तौर पर पुलिस यहां पर जानना चाहेगी, लेकिन इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। बागपत का मामला है, जहां पर पत्नी ने ही पति को जिंदा जला दिया है। रात के अंधेरे में गांव में शोर मच गया। राजीव नाम के उस शख्स को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। जान बचाने के लिए घर से बाहर भागा
चीख सुनकर पूरा गांव जमा हो गया। पीड़ित की हालत बेहद नाजुक थी। शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा था जो आग की लपटों से झुलसा ना हो। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान की तस्वीरें देखिए। तकरीबन पूरे शरीर पर पट्टी बंधी थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उनका हुनर फेल हो गया। 6 दिन मौत से जूझने के बाद जिंदगी हार गई। उस शख्स ने दम तोड़ दिया। पीड़ितों के गम को बांटने के लिए पूरा गांव इकट्ठा है। मातम का माहौल है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके पड़ोस में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखिए, पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की डिमांड की जा रही है। बाप जिंदगी से यहां पर गया और मां को जेल हो गई। सवाल उन मासूमों का भी है कि उनका अब इस वारदात के बाद क्या होगा। सरकार से दरख्वास्त है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले सर। इन्हें जिंदा जला के मारा है इसके प्रेमी ने और मेरे भाई की पत्नी ने। घर वालों के आंसू नहीं थम रहे। जवान शख्स को जिंदा जला डाला गया और इतनी बड़ी वारदात को मृतक की पत्नी ने ही अंजाम दिया। राजीव की पत्नी निशु की पड़ोसी विक्रांत से नजदीकियां थी। पति राह में रोड़ा था तो दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। पुलिस ने मरने से पहले राजीव के बयान दर्ज किए। दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए। अदालत में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। राजीव के परिजनों को अब भविष्य की चिंता सता रही है। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको सर मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इनको थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प हो। आइए अब आपको बताते हैं कि इस घटनाक्रम की पूरी क्रोनोलॉजी क्या थी। ये जो मामला यहाँ पर हुआ, 18 जून 2026 को पुणे में मंगेतर की हत्या होती है और आरोपी सिया ने मंगेतर केतन की हत्या यहां पर कर देती है। जो सिया वाला मामला है उसमें पुलिस यहां पर गहनता से जांच कर रही है और इस मामले में अब तक क्या सामने आया है वो हम यहां पर आपको बताते हैं। बॉयफ्रेंड संग मिलकर मंगेतर को यहां पर मार डाला गया और 5 जून 2026 को कानपुर में पति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रेमी से फोन पर बात के विरोध पर यह हत्या हुई और जून 2025 में राजा रघुवंशी मर्डर केस होता है। तो किस तरह से पार्टनर को यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया, उसके अलग अलग मामले हैं जो अलग अलग वक्त पर सामने आए हैं, जिसने भरोसे को, रिश्ते में भरोसे को काफी कमजोर किया है। तो जून 2025 का मामला आपको याद होगा, राजा रघुवंशी मर्डर केस। हनीमून ट्रिप पर राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। इसी तरह पत्नी सोनम ने प्रेमी संग मिलकर साजिश यहां पर रची थी। एक और मामला मार्च 2025 में सामने आया जब मेरठ में नेवी अफसर की हत्या कर दी गई और यहां पर पत्नी मुस्कान ने प्रेमी संग मिलकर पत्नी को यहां पर मार डाला था। शव के 15 टुकड़े किए गए थे और नीले ड्रम में उसको सील कर दिया गया था। और इसी तरह का यह मामला यहां पर सामने आया जहां पर पत्नी ने ही पति को जिंदा जलाकर मार डाला है। तो इस तरह के जो मामले यहां पर ये लगातार सामने आ रहे हैं। इसके बाद लोगों के आपसे रिश्ते को लेकर सवाल जो है खड़े होने लग गए कि ऐसी क्या वजह है कि इस तरह की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पीएम मोदी को मिला एक और ग्लोबल सम्मान। सेशल्स में दिया गया गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन का अवार्ड। ग्रीन विजन के लिए सम्मानित हुए पीएम मोदी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। सभी आरोपियों के घर पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। हाथरस में विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले 2017 से पहले यूपी दंगे होते थे, जहां पर दंगा वहां विकास नहीं। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। सीएम फडणवीस ने जारी किए आदेश। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। केतन मर्डर केस में जांच और तेज हो गई है और किले में सीन रिक्रिएशन किया गया है। यहां पर सिया चेतन से पूछताछ भी एक तरफ की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस ने उस जगह पर ले जाकर सीन रिक्रिएट किया है जहां पर यह वारदात हुई थी। तो पुणे का जो मामला था, इसमें अब लगातार गहनता से पुलिस पूछताछ कर रही है और लगातार सवाल जवाब यहां पर किए जा रहे हैं, जिसमें काफी हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। उस जगह पर भी पुलिस पहुंची जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और इस पूरे सीन को रिक्रिएशन इसका किया गया है।
लोनावाला ग्रामीण पुलिस टीम से घिरी सिया गोयल, ढका हुआ चेहरा भी दिल की घबराहट को नहीं छुपा पाया। आरोपी को लेकर पुलिस टीम गाड़ियों तक पहुंची। मीडिया कैमरों से बचते बचाते सिया को कार में बिठाया और फिर काफिला रवाना हो गया। सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। फॉरेंसिक टीम भी बारीकी से जांच कर रही है। कैसे केतन को पहाड़ी से धकेला गया, कैसे आरोपी एक दूसरे से इशारे में बात कर रहे थे, सिया ने धक्का मारने का हिंट कैसे दिया, इन सब सवालों के जवाब तलाशे गए। अब देखिए, आप पुणे के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर देश की निगाहें टिकी हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें भी एक एक सबूत इकट्ठा कर रही हैं। लोनावला पुलिस ने सिया के घर वालों से लंबी पूछताछ इस मामले में की है। शनिवार को सिया के पिता प्रवीण गोयल और मां पूजा गोयल को पुलिस ने तलब किया था। दोनों लोनावाला ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचे। सिया का भाई प्रवीण भी साथ में मौजूद था। शनिवार सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचा गोयल परिवार। पुलिस ने लंबी बातचीत में सवालों के जवाब तलाशे। माता पिता से करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इसके एक दिन पहले शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल से पूछताछ हुई थी। साहिल से पूछताछ करीब 10 घंटे तक चली थी। पुलिस ने सिया और केतन के रिश्तों पर कई सवाल पूछे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि क्या प्रवीण और पूजा गोयल ने सिया पर शादी के लिए दबाव डाला था। उन्हें सिया और चेतन के प्रेम संबंधों की कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने सिया पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं बनाया था। अब सवाल यह है कि केतन केस में आखिर कितने राज हैं? क्या सिर्फ शादी टालने और 3 साल की आजादी के लिए हत्या की साजिश यहां पर रची गई थी? सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि सिया गोयल के प्रेमी चेतन चौधरी ने शादी के लिए कम से कम 3 साल का वक्त मांगा था। करियर बनाने के लिए चेतन को 3 साल का वक्त चाहिए था और इसी मंसूबे के चलते दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का यहां पर फैसला किया। इन सवालों पर अब पुलिस को यहां पर जवाब तलाशने हैं। पूछताछ इनसे यहां पर की जा रही है। अब देखिए क्या बातें यहां पर निकल कर आती हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हम शाम 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पीलीभीत में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुआ है। बहराइच और अलीगढ़ में भी इनामी बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। कानपुर में 59 दिन से फरार गैंगस्टर अजय ठाकुर हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ गिरफ्तार। महंत पर जानलेवा हमले के बाद से था फरार। वीडियो और रील पोस्ट कर पुलिस को दे रहा था चुनौती। राजस्थान के सीकर में पटाखों को लेकर विवाद, 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, 6 लोग घायल। एमपी के सीहोर के सिविल अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के साथ की पिटाई, मारपीट, दवाओं को लेकर हुआ था झगड़ा। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई, जहां पर आरोपियों के घर पर छापेमारी पूरी कर ली गई है। टिन्नू यादव के घर पर कैश की रिकवरी हुई है और टिन्नू के घर से जमीन के कागजात, गहने भी बरामद हुए हैं। दूसरे आरोपियों के घर से भी यहां पर जब्ती हुई है। तो जो 8 आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर पुलिस ने यहां पर यह छापेमारी की है, जिसमें जब्ती भी की गई है। टिन्नू यादव, जिसका नाम प्रमुखता से इस मामले में सामने आया था, उनके घर पर छापेमारी में कैश की रिकवरी हुई है और जमीन के कागजात भी मिले हैं, गहने भी बरामद किए गए हैं। राम मंदिर दान और चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या पुलिस की जांच अब मनी ट्रेल तक पहुंच चुकी है और इसी कड़ी में आज पुलिस टीम सभी आरोपियों के घर पहुंची है। राम मंदिर दान चोरी केस में आप देखिए कार्रवाई यहां पर की जा रही है। अयोध्या में आरोपियों के घर पर छापेमारी हुई है, जिसमें टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला के घर पर छापा हुआ। अनुकल्प मिश्रा के घर पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने टिन्नू यादव के घर की तलाशी यहां पर ली है, जहां पर जमीन के कागजात, गहने मिले हैं, कैश भी बरामद किया गया है। टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला,
अनुकल्प मिश्रा के बहनोई लवकुश मिश्रा, मनीष यादव। राम मंदिर में दान चोरी करने वाले इन आरोपियों के घर अब पुलिस धमक गई है। पुलिस इनके मनी ट्रेल को ट्रेस कर रही है। पुलिस जानना चाहती है कि आरोपियों की कितनी प्रॉपर्टी है, आरोपियों ने कितना इन्वेस्ट किया, आरोपियों ने कहां इन्वेस्ट किया, आरोपियों के पास कितना पैसा है, आरोपियों के पास कितनी ज्वेलरी है, आरोपियों ने 4 साल में कितना कमाया, आरोपियों की आर्थिक हालत कब बदली। पुलिस इनके साम्राज्य के काले धन का सुराग लगा रही है, उनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है ताकि पता चले कि दान चोरी के तार कहां तक गए हैं। इस छापेमारी में पुलिस के साथ लेखपाल मौजूद हैं ताकि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। तो देखा आपने, एक तरफ पुलिस की तफ्तीश यहां पर चल रही है, एक बड़ा बयान भी हम आपको बताते हैं। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का एक बड़ा बयान इस मामले में सामने आया है, जो इस मामले को लेकर जो प्रतिक्रिया है उनकी तरफ से यहां पर दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको यहां पर बताते हैं। राम मंदिर दान चोरी पर ये बड़ा बयान वीएचपी की तरफ से अब यहां पर देखने को मिला है। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका यह कहना है कि दान को लेकर अनर्गल आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो अनर्गल आरोप बता रहे हैं वो इन आरोपों को, देश का माहौल खराब करने की कोशिश वो इसको बता रहे हैं। और राम मंदिर दान चोरी को लेकर ये प्रतिक्रिया है जो वीएचपी की तरफ से आई है। होश पैदा कि वहां से सोना चांदी कीमती सामान सब गायब हो गया है। ये हजारों करोड़ कहां से हो गया? ये सारा कीमती सामान गायब है, ये कहां से हो गया? ये ऐसी अफवाहें हैं जो हिंदू समाज में असंतोष पैदा करने के लिए, सनसनी खड़ी करने के लिए, देश का माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही है। तो देखा आपने, वीएचपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो इसको अनर्गल आरोप बता रहे हैं जो आरोप लग रहे हैं। लेकिन आरोपियों के घर से तलाशी के बीच राम मंदिर दान चोरी से जुड़े हुए जो नए नए खुलासे अब तक हुए हैं वो भी जरा आप जान लीजिए। सूत्रों से पता चल रहा है कि एसआईटी की जांच में मोबाइल से अहम सबूत डिलीट किए गए हैं, रकम ठिकाने लगाने की कोशिश यहां पर हुई है और टिन्नू यादव के 30 लोग अब रडार पर हैं। आरोपियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है और काफी इजाफा हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं। आरोपियों की हैसियत 50 गुना से 100 गुना तक बढ़ चुकी है। रकम के बंटवारे में विवाद के बाद ये पूरा मामला यहां पर खुला। सुरक्षा कर्मियों की भूमिका पर भी अब शक है एसआईटी को। कंट्रोल रूम प्रभारी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी इस पूरे मामले में अब संदिग्ध नजर आ रही है। ट्रस्ट से जुड़े बड़े नामों को क्लीन चिट नहीं दी गई है एसआईटी की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारियां हैं जो अब तक यहां पर सामने आई हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो देखते हैं। फॉर एनवायरमेंट conservation, I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India. The first country in the Indian Ocean region that I visited as Prime Minister was Seychelles in 2015. It was also my first visit to Africa as Prime Minister. I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion. Honorable members,
to address the National Assembly is a rare privilege. Thank you for this special honor. I take this opportunity to congratulate the newly elected members of this 8th National Assembly. I also extend my felicitation to you, Madam Speaker, on becoming the first women Speaker of this August House. Honorable members, it is important to recall today that our friendship did not begin 50 years ago with the establishment of our diplomatic relations. It began much earlier. In August 1770, there were 5 Indians among those who arrived on board the ship Telemark at St. Anne Island. That voyage showed the path to many more who followed. Over time, the stories became part of the story of modern Seychelles. It reminds us that the bonds between us were not created by governments. They were built by people, nurtured by families, and sustained by generations. The Indian Ocean made this possible. The Indian Ocean does not separate India and Seychelles. It connects us. That is why we meet not as strangers, we meet as old friends. Honorable members, the greatest strength of Seychelles is its people. Over generations, people from all parts of the world arrived here. They brought with them different languages, customs, beliefs, and traditions. And together, they built a shared identity that is proudly Seychellois. As the motto of the National Assembly says, unity in diversity. It can be heard in the melodies of Creole music. It can be seen in the rhythm of the Mucha dance. It can be experienced during Festival Creole. When the nation celebrates the richness of its heritage, the connections between our cultures are also visible in everyday life. They can be felt in the flavors of curry cocoa, samosa, and chutney. They can be found in the celebration of Deepavali, Thai Pongal, and the Garba dance during Navratri. This is the Creole spirit that gives us
great confidence in the future of our friendship. Honorable members, as maritime neighbors, we recognize that the security of one adds to the security of the other. The prosperity of one contributes to the prosperity of the other. And the stability of the region benefits us all. This year offer a powerful reminder of the depth of our partnership. 50 years ago, at the dawn of your independence, an Indian naval ship, INS Nilgiri, was present in Port Victoria as a mark of friendship and solidarity. And today, INS Tarkash and INS Ikshak are docked at Port Victoria to celebrate the Golden Jubilee with you. The passage of 50 years has changed many things, but it has not changed our commitment to one another. For decades, our defense forces, coast guards, and maritime agencies have trained and worked closely together. India deeply values the professionalism and dedication of the Seychelles Defense Forces and the Seychelles Coast Guard. They play a vital role in safeguarding your own vast maritime domain as well as the wider Indian Ocean region. Our cooperation in maritime security, capacity building, hydrography, and maritime domain awareness reflects our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Ermeni Topat this morning and reviewed the remarkable progress achieved in our partnership. We also discussed our shared vision for the future. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent. And we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region. Honorable members, when people look at a map, they may see Seychelles as a group of islands in the Indian Ocean. But we see something much greater. We see a nation whose horizons stretch far beyond its shores. Your maritime domain
extends across nearly 1.4 million square kilometers. This makes Seychelles not a small island state, but a large ocean country. Long before the blue economy became a part of global discussions, Seychelles was already leading the way. Whether in protecting marine ecosystem or in advancing innovations like blue bonds, your country has helped shape important global conversations. Together, we can build partnership in fisheries, marine science, coastal management, renewable energy, and sustainable tourism. Yesterday, I had the honor of planting a sapling of the iconic Coco de Mai tree. Much like Seychelles itself, it is unique, precious, and occupies a special place in the world. The efforts being made by you to protect and preserve this natural wonder reflect our larger philosophy that humanity must live in harmony with nature. This sentiment resonates deeply in India as well. Let us work together to ensure that future generations inherit oceans that are healthier, safer, and more abundant than those we enjoy today. Honorable members, the global south, and especially the island nations, are the most impacted by climate change. Its effects are already visible on our coastlines, in the marine ecosystems, in weather patterns, and in our communities. We both firmly believe that those who have contributed the least to climate change should not bear the greatest burden of its consequences. Climate action must be guided by fairness, responsibility, and equity. This is the essence of climate justice. India has sought to lead by example. Over the last decade, we have undertaken one of the world's largest expansions of renewable energy. We have championed sustainable lifestyle through Mission Life, Lifestyle for Environment. Through our initiatives like International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Global Biofuel Alliance, and Ek Ped Maa Ke Naam, a tree for mother. We have worked with partner countries to boost the green transition. And India is committed to continue working with Seychelles to ensure that the concerns of small island developing states
receive the attention they deserve. Honorable members, Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly. This belief guided India's efforts during our G20 presidency. It was in this spirit that we worked to place the priorities of the Global South at the center of international discussions. And it was in this spirit that we welcomed the African Union as a permanent member of the G20. This is the spirit that unites the Global South. And this is the vision that India and Seychelles will continue to advance together. Honorable members, as we celebrate the achievements of the past 50 years, we must also look ahead. The future of Seychelles will be shaped by its youth. We are proud that students, professionals, officials, and security forces of Seychelles have trained and studied in India for decades. In fact, it is said that 1 in every 50 people in Seychelles has undergone some training in India. They have returned home with skills, friendships, and experiences that continue to strengthen our partnership today. I was delighted to learn about your Ignite initiative to provide internship for the youth. It is an excellent framework, and we can explore new avenues for cooperation in this sector. A key focus area for such cooperation can be in digital innovation. India's digital public infrastructure, DPI, has demonstrated how technology can expand opportunity, improve governance, boost financial inclusion, and deliver services for hundreds of millions of people. We would be happy to share our experiences and expertise as you pursue your own digital transformation. I'm confident that the young people of Seychelles will embrace these opportunities with the same determination that guided the first 50 years of independence. Honorable members, today, as I stand before you in this historic Golden Jubilee year, our people are celebrating a friendship that stretches back more than 2.5 centuries. Few partnerships are built on foundations as deep, and few partnerships have grown with such a warmth, trust, and goodwill. As we look ahead, let us continue to build
build upon these foundations, India will remain your trusted partner. We will celebrate your achievements. We will support your aspirations. And we will stand beside you as friends. The last 50 years have been remarkable, but I firmly believe that the best chapter of the Seychelles history are yet to be written. And the best of your friendship is yet to come. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. तो पीएम मोदी को आप देख रहे थे सेशल्स की स्टेट विजिट पर हैं। सेशल्स की संसद को यहां पर संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि सेशल्स के साथ भारत का रिश्ता सालों पुराना है। 50 साल हो रहे सेशल्स की आजादी को। इस मौके पर पीएम संसद को संबोधित कर रहे थे।